जिस तबाही ने वेनेजुएला की सत्ता को घुटनों पर ला दिया, वो मौत का सामान अब भारत की सरहद का बन चुका सबसे बड़ा पहरेदार। महज कुछ ही घंटों में अमेरिका ने पलट दिया पूरा तख्ता। वही हवाई ब्रह्मास्त्र भारत पहले ही तैनात कर चुका लद्दाख की चोटियों पर। लोहे के मजबूत टैंकों के परखच्चे उड़ेंगे और दुश्मन को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। भारत की हेलफायर मिसाइल ने भरी है अब तक की सबसे भीषण हुंकार। सियाचिन की जानलेवा बर्फीली ऊंचाइयों पर भी अब पहुंचेगा भारतीय फौज का वज्र। छिनुक ने दुश्मन की भौगोलिक बढ़त को कर दिया है पूरी तरह नेस्तनाबूद। चीन और पाकिस्तान के रडार भी जिसे पकड़ने में नाकाम रहेंगे, उस उड़ते हुए टैंक ने भारत की आक्रामक शक्ति में लगा दिए हैं 4 चांद। दुनिया के एक कोने में यानी वेनेजुएला में आसमान से आग बरसी और जमीन पर रेंगने वाले टैंक देखते ही देखते कबाड़ में बदल गए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक इशारे पर हुए इस एक्शन ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। लेकिन रुकिए, खबर यह नहीं है कि अमेरिका ने वेनेजुएला में क्या किया। असली खबर तो अब शुरू होती है, जो सीधे सीधे भारत से जुड़ी है। जिस तकनीक, जिस रफ्तार और जिस सटीक मारक क्षमता से अमेरिका ने यह खेल खत्म किया, ठीक वही ताकत, वही मशीनें और वही बारूद आज भारत के शस्त्रागार में खामोशी से अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। यह वो हथियार हैं जो अब LIC पर चीन की हेकड़ी और LOC पर पाकिस्तान की साजिशों के लिए काल बन चुके हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कुछ सवाल बनते हैं कि आखिर भारत के पास वो कौन सा खीरा है जो अमेरिका वाली ही तबाही मचाने का दम रखता है। वो कौन से 3 गेम चेंजर हथियार हैं जिन्हें देखकर दुश्मन की रूह कांप जाती है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अपाचे हवा में उड़ता हुआ मौत का किला। अब जरा दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि हम उस मशीन की बात करने जा रहे हैं जिसे दुनिया फ्लाइंग टैंक कहती है। अमेरिका ने वेनेजुएला में जिस हथियार को सबसे आगे रखा वो था H-64 अपाचे गार्डियन हेलीकॉप्टर। यह सिर्फ एक हेलीकॉप्टर नहीं है, बल्कि हवा में उड़ता हुआ एक ऐसा किला है जिसे भेदना लगभग नामुमकिन है। जब वेनेजुएला की राजधानी काराकस में अफरा तफरी मची थी, तब यही अपाचे आसमान में बहुत नीचे उड़ते हुए रडार को चकमा देकर अपने टारगेट को लॉक कर रहा था। और आपको जानकर गर्व होगा कि भारतीय वायुसेना के पास ठीक यही बाहुबली मौजूद है। 2019 में जब भारत ने इसे अपने बेड़े में शामिल किया था, तो कई लोगों को लगा था कि यह सिर्फ एक सामान्य खरीद है। लेकिन आज 2025 के भारत में यह अपाचे पठानकोट और जोरहाट एयरबेस से उड़ान भरकर दुश्मनों को यह बता रहा है कि अगर उन्होंने आंख उठाने की जुर्रत की तो उनका अंजाम क्या होगा। इसकी ताकत को थोड़ा गहराई से समझिए। इसकी लंबाई करीब 58 फीट है और ऊंचाई 12 फीट से ज्यादा। लेकिन असली जादू इसके रोटर यानी इसके पंखों और इसके लॉन्ग बो रडार में छिपा है। यह रडार इसकी तीसरी आंख है। कल्पना नहीं, हकीकत देखिए। यह हेलीकॉप्टर किसी पहाड़ या पेड़ के पीछे छिप सकता है, सिर्फ अपना रडार ऊपर निकालता है। 128 अलग अलग टारगेट्स को एक साथ स्कैन करता है और फिर फैसला करता है कि किसे पहले उड़ाना है। दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि मौत कहां से आई। इसके इंजन इतने पावरफुल हैं, करीब 10,890 हॉर्स पावर प्रत्येक, कि यह लद्दाख जैसी जगह जहां हवा में ऑक्सीजन कम होती है और दूसरे हेलीकॉप्टर हांफने लगते हैं, वहां यह पूरी ताकत और हथियारों के बोझ के साथ मक्खन की तरह उड़ता है। इसकी रफ्तार 293 किलोमीटर प्रति घंटा है। सोचिए, एक ऐसी मशीन जो करीब 300 की स्पीड से आपकी तरफ आ रही हो और जिसके नीचे 30 mm की चैन गन लगी हो। यह गन पायलट के हेलमेट से जुड़ी होती है। जिधर पायलट देखेगा, यह मशीन गन उधर ही घूम जाएगी और 1200 राउंड्स की बौछार कर देगी। यानी दुश्मन अगर भागने की कोशिश भी करे तो नजरों से बच नहीं सकता। वेनेजुएला में जब अमेरिकी सेना ने इसका इस्तेमाल किया तो उन्होंने इसे लो एल्टीट्यूड से यानी बहुत नीचे उड़ाया, ताकि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम सोचे कि यह कोई परिंदा है या कोई ड्रोन। लेकिन जब तक वह संभलते अपाचे ने अपना काम तमाम कर दिया था, भारत ने भी अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जहां टैंक आसानी से नहीं जा सकते, वहां यह अपाचे टैंक किलर की भूमिका निभा रहा है। रात का अंधेरा हो या बारिश का मौसम, इसके नाइट विजन सेंसर इसे दिन जैसा साफ दिखाते हैं। यानी दुश्मन अगर अंधेरे का फायदा उठाकर घुसपैठ की कोशिश करें तो अपाचे ऊपर से ही उसका वेलकम करने के लिए तैयार बैठा है। 2025 के हालिया अभ्यासों में भारतीय अपाचे ने दिखाया है कि कैसे वह घाटियों के बीच से निकलकर अचानक दुश्मन के सामने प्रकट हो सकता है। यह सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि भारत का वो हवाई कवच है जिसने चीन की नींद उड़ा रखी है। हेल फायर चूकना जिसका स्वभाव नहीं, अपाचे तो सिर्फ एक जरिया है। असल तबाही तो वह चीज मचाती है जो इसके पेट से निकलती है।
नाम है AGM 1114 हेल फायर मिसाइल। नाम में ही हेल यानी नरक है और काम भी बिल्कुल वैसा ही। वेनेजुएला में जब अमेरिकी अपाचे ने हमले किए तो जो सटीक निशाने लगे वो इसी हेल फायर मिसाइल का कमाल थे, और यही खतरनाक मिसाइल आज भारतीय अपाचे हेलीकॉप्टरों का मुख्य हथियार है। इसे प्रेसिजन स्ट्राइक का बादशाह कहा जाता है। मतलब अगर आपको किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में सिर्फ एक स्पेसिफिक कमरे या एक स्पेसिफिक टैंक को उड़ाना है तो हेल फायर से बेहतर कोई विकल्प नहीं। जरा इसकी तकनीक पर गौर कीजिए। यह फायर एंड फॉरगेट की तर्ज पर भी काम करती है और रडार गाइडेड भी है। इसका वजन करीब 45 से संगीत 49 किलोग्राम होता है और यह मैक 1.3 की स्पीड यानी ध्वनि की रफ्तार से भी तेज करीब संगीत 10,600 किलोमीटर प्रति घंटा भागती है। जब यह छूटती है तो इसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। इसकी रेंज 11 किलोमीटर तक है। मतलब दुश्मन को आप दिखाई भी नहीं देंगे। आप उसकी रेंज से बाहर होंगे और वहां से आप एक बटन दबाएंगे और 11 किलोमीटर दूर बैठा दुश्मन राख के ढेर में बदल जाएगा। भारत ने जो हेल फायर मिसाइलें खरीदी हैं वो विशेष रूप से एंटी टैंक और एंटी स्ट्रक्चर ऑपरेशंस के लिए हैं। वेनेजुएला के ऑपरेशन में देखा गया कि कैसे हेल फायर मिसाइलों ने कंक्रीट के बंकरों को मूली गाजर की तरह काट दिया। टैंकों का कवच जिस पर सनाएं इतना घमंड करती हैं, इस मिसाइल के आगे कागज का टुकड़ा साबित हुआ। भारत के नजरिए से देखें तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पड़ोसी मुल्क अक्सर अपनी बख्तरबंद रेजिमेंट और टैंकों की गिनती गिनाते रहते हैं, लेकिन हेलर के आने के बाद वो गिनती अब मायने नहीं रखती। एक अपाचे हेलीकॉप्टर अपने साथ कई हेल फायर मिसाइलें ले जा सकता है, यानी एक ही उड़ान में दुश्मन की पूरी टैंक बटालियन साफ। और सबसे खास बात यह है कि भारत ने 2025 में हुए एक सैन्य अभ्यास में टैंकों पर इसके सटीक हमले करके दुनिया को दिखा दिया है कि हमारे पास सिर्फ हथियार रखे नहीं हैं, बल्कि हमें उनका इस्तेमाल करना भी बखूबी आता है। LAC पर चीन के बंकर हो या पहाड़ियों में छिपे ठिकाने, हेलफायर की एक हिट सब कुछ मलबे में तब्दील संगीत करने के लिए काफी है। यह वो सटीकता है जो मॉडर्न वॉरफेयर में जीत और हार का अंतर तय करती है। चिनुक पहाड़ों का महाबली। लड़ाई सिर्फ मारने काटने से नहीं जीती जाती। लड़ाई जीती जाती है रसद, सैनिकों और भारी तोपों को सही समय पर सही जगह पहुंचाने से। और इस काम में जो मशीन भारत के पास है उसका कोई सानी नहीं। उसका नाम है CH-4-47F चिनुक। आपने इसे अक्सर हॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा। 2 बड़े पंखों वाला वो हेलीकॉप्टर जो देखने में किसी भारी भरकम जानवर जैसा लगता है। वेनेजुएला में अमेरिकी सेना ने इसी चिनुक का इस्तेमाल अपने स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज को जमीन पर उतारने और उन्हें कवर फायर देने के लिए किया था। भारत के लिए चिनुक किसी वरदान से कम नहीं है, खासकर हिमालय की उन चोटियों पर जहां सांस लेना भी दुभ है। चिनुक कोई आम हेलीकॉप्टर नहीं है, यह एक हैवी लिफ्ट जानवर है। इसके 2 रोटर पंखे इसे वह ताकत देते हैं जो सामान्य हेलीकॉप्टरों के बस की बात नहीं। यह करीब 11 से 12,000 किलो तक का वजन उठाकर हवा में ऐसे उड़ता है जैसे कोई पतंग उड़ा रहा हो। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी टेंडम रोटर तकनीक, यानी इसमें पीछे की तरफ कोई छोटा पंखा नहीं होता, बल्कि 2 बड़े पंखे होते हैं जो इसकी सारी पावर को लिफ्ट करने में लगाते हैं। इसी वजह से यह सियाचिन और लद्दाख की उन ऊंचाइयों पर भी आसानी से लैंड कर सकता है जहां दूसरे हेलीकॉप्टर हवा के कम दबाव के कारण गिर सकते हैं। जरा सोचिए, भारत की AM-7 होबिस तोपें जो दुश्मन पर आग बरसाने के लिए मशहूर हैं, उन्हें सड़क के रास्ते पहाड़ों पर ले जाने में हफ्तों लग सकते हैं, लेकिन चिनुक आता है, तोप को अपने नीचे हुक में फंसाता है और कुछ ही मिनटों में उसे पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचा देता है। दुश्मन नीचे से देखता रह जाता है और ऊपर से भारतीय तोपें आग उगलना शुरू कर देती हैं। वेनेजुएला स्ट्राइक में भी चिनुक ने यही भूमिका निभाई, तेजी से सैनिकों को डिप्लॉय करना और वहां से निकालना। भारत ने 2020 के गलवान संघर्ष के दौरान भी इसका इस्तेमाल किया था और अब चिनुक ने भारतीय सेना की लॉजिस्टिक्स की परिभाषा ही बदल दी है। इसकी स्पीड भी कम नहीं है, 315 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी यह सिर्फ भारी ही नहीं बल्कि तेज भी है। यह पानी पर भी लैंड कर सकता है और ऊबड़ खाबड़ जमीन पर भी। इसके अंदर 50 से ज्यादा सैनिक पूरे साजो सामान के साथ बैठ सकते हैं। जब आपदा आती है जैसे हिमाचल या उत्तराखंड की बाढ़, तब भी यही चिन्हुक देवदूत बनकर आता है और राहत सामग्री पहुंचाता है। लेकिन जब बात दुश्मन की हो तो यह अपनी मशीन गन्स के साथ तबाही मचाने में भी पीछे नहीं हटता। चंडीगढ़ बेस पर तैनात यह पहाड़ों का राजा भारत की उस रणनीति का हिस्सा है जो कहता है कि हम दुश्मन का इंतजार नहीं करेंगे, हम वहां पहुंचेंगे जहां दुश्मन ने सपने में भी नहीं सोचा होगा।
इन तीनों हथियारों अपाचे, हेलफायर और चिनोक का एक साथ भारत के पास होना कोई संयोग नहीं है। यह एक सोची समझी रणनीति है। अमेरिका ने वेनेजुएला में जो किया वो पावर प्रोजेक्शन था। भारत ने इन हथियारों को खरीदकर और पिछले 5 सालों में इन्हें अपनी जरूरतों के हिसाब से ढालकर एशिया में अपना पावर प्रोजेक्शन शुरू कर दिया है। पहले भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा की बात करता था, लेकिन अब भारत की टोन बदल चुकी है। नया भारत प्रीमेटिव यानी खतरे को भांपते ही उसे खत्म करने की क्षमता रखता है। विशेष साफ मानते हैं कि एलओसी और एलएसी पर अब समीकरण बदल चुके हैं। अमेरिका के वेनेजुएला हमले ने दुनिया को एक डेमो दिखाया, लेकिन भारत ने उस डेमो को अपनी हकीकत बना लिया है। भारत की शांतिपूर्ण नीति आज भी कायम है। हम पहले वार नहीं करते, लेकिन इन हथियारों की मौजूदगी ही इतनी हैवी है कि सामने वाला वार करने से पहले 100 बार अपनी रणनीति बदलता है। पहले 100 बार अपनी रणनीति बदलता है। जिस तरह आधुनिक युद्ध में ताकत का मतलब सिर्फ हथियारों की संख्या नहीं, बल्कि उनकी सोच, उनकी तैनाती और उनके इस्तेमाल के तरीके से तय होता है, ठीक उसी मोड़ पर आज भारत खड़ा दिखाई देता है। क्योंकि अब भारतीय सैन्य रणनीति का फोकस दुश्मन को जवाब देने पर नहीं, बल्कि उसे उस स्थिति में ही न पहुंचने देने पर है जहां जवाब देना पड़े। और यही अंतर है पुराने भारत और नए भारत के बीच। वेनेजुएला में जब अमेरिकी कार्रवाई हुई तो दुनिया ने सिर्फ धमाके देखे, लेकिन सैन्य विशेषज्ञों ने उसके पीछे चल रही उस अदृश्य चेन को पढ़ा, जिसमें सैटेलाइट, रियल टाइम इंटेलिजेंस, एयर डोमिनेंस और जमीनी तालमेल एक साथ काम कर रहे थे। और आज वही मॉडल भारतीय सीमाओं पर चुपचाप स्थापित किया जा चुका है। यहां अब हर पोस्ट, हर बेस और हर यूनिट अकेली नहीं, बल्कि एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा है, जहां दुश्मन की एक छोटी सी हलचल भी कई स्तरों पर अलार्म बनकर फैल जाती है। भारत ने यह समझ लिया है कि पहाड़ों में युद्ध का मतलब सिर्फ ऊंचाई पर कब्जा नहीं, बल्कि सूचना पर कब्जा होता है। जो देख लेता है वही जीतता है, और जो पहले देख लेता है वही पहले मारता है। इसलिए आज भारतीय सैन्य तैयारियों में आंखें सबसे पहले आती हैं, चाहे वह हवा में मंडराते प्लेटफॉर्म हो या जमीन पर छिपे सेंसर। हर चीज का मकसद एक ही है कि दुश्मन का सरप्राइज खत्म किया जाए, क्योंकि सरप्राइज ही युद्ध का सबसे बड़ा हथियार होता है। वेनेजुएला में टैंकों को जिस तरह सेकंड्स में बेअसर किया गया, उसने यह साबित कर दिया कि भारी कवच अब सुरक्षा की गारंटी नहीं रहा। और भारत ने इस सच्चाई को अपनी सीमाओं पर बहुत गंभीरता से लागू किया है। यहां अब टैंक सिर्फ आगे बढ़ने के लिए नहीं, बल्कि एयर कवर के साथ तालमेल में चलने के लिए तैयार किए गए हैं। और जहां जमीन साथ नहीं देती, वहां आसमान को रास्ता बना लिया गया है। यही वजह है कि आज हिमालय की ऊंचाइयों पर भारत की पकड़ सिर्फ भौगोलिक नहीं, बल्कि रणनीतिक भी है। दुश्मन अगर नक्शे पर किसी चोटी को देखता है, तो भारत वहां पहले से अपनी योजना बिछा चुका होता है। क्योंकि पहाड़ों में युद्ध का मतलब एक कदम आगे नहीं, बल्कि एक सोच आगे होना होता है। चीन और पाकिस्तान दोनों ही इस बदलाव को महसूस कर चुके हैं, इसलिए उनके बयानों में आक्रामकता ज्यादा और हरकतों में झिझक ज्यादा दिखाई देती है। क्योंकि उन्हें पता है कि अब किसी भी दुस्साहस का जवाब सिर्फ सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वह पूरे समीकरण को पलट सकता है। भारत ने बीते वर्षों में जिस तरह अपने एयरबेस, फॉरवर्ड पोस्ट और सप्लाई लाइनों को अपग्रेड किया है, वह इस बात का संकेत है कि अब युद्ध सिर्फ कुछ दिनों का नहीं, बल्कि लंबे समय तक टिके रहने की तैयारी के साथ लड़ा जाएगा। लेकिन फर्क यह है कि भारत दुश्मन को उस लंबे समय तक टिकने का मौका ही नहीं देना चाहता। वेनेजुएला ऑपरेशन ने यह भी दिखाया कि कैसे कम समय में ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और भारत ने उसी फिलॉसफी को अपनाते हुए अपने स्ट्राइक एलिमेंट्स को तेज, सटीक और स्वतंत्र बनाया है। यहां अब फैसले लेने में देरी नहीं होती, क्योंकि सिस्टम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि हालात के हिसाब से जवाब अपने आप शेप ले ले। यह वही बदलाव है जो भारत को एक प्रतिक्रियाशील शक्ति से निकालकर एक प्रोएक्टिव शक्ति बनाता है। सीमाओं पर तैनात जवान अब सिर्फ राइफल लेकर खड़े सिपाही नहीं हैं, बल्कि वह एक ऐसे इकोसिस्टम का हिस्सा हैं जहां उनके पीछे टेक्नोलॉजी, सपोर्ट और रणनीति तीनों खड़े हैं। यही वजह है कि आज भारत की सीमाएं सिर्फ लाइन नहीं, बल्कि एक चेतावनी बन चुकी हैं। एक ऐसी चेतावनी जो बिना बोले भी बहुत कुछ कह देती है। वेनेजुएला में जो हुआ, उसने दुनिया को यह सिखाया कि भविष्य के युद्ध छोटे होंगे लेकिन घातक होंगे, और भारत ने इस सबक को अपनी सैन्य सोच की नींव बना लिया है। इसलिए आज शांति की बात करते हुए भी भारत की तैयारी पूरी है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि वही देश शांति से जी पाते हैं जिनकी युद्ध की तैयारी सबसे मजबूत होती है। और यही तैयारी आज भारत को उस मुकाम पर ले आई है जहां वह न सिर्फ अपने दुश्मनों को देख सकता है, बल्कि उन्हें सोचने से पहले ही रोक सकता है। जिस तरह युद्ध की परिभाषा बीते एक दशक में पूरी तरह बदल चुकी है, उसी तरह भारत की सोच भी अब पुराने ढर्रे पर चलने से इनकार कर चुकी है।
क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ सीमा पर तैनात सैनिकों की बहादुरी से नहीं बल्कि उस अदृश्य ताकत से जीती जाती है जो दुश्मन की सोच को पंगु कर दे। और यही वह बिंदु है जहां आज भारत अपने विरोधियों से कई कदम आगे खड़ा दिखाई देता है। वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई ने यह साबित कर दिया कि जब रणनीति, तकनीक और समय एक साथ मिल जाते हैं तो सबसे मजबूत दिखने वाली सत्ता भी चंद घंटों में बिखर सकती है। और भारत ने इसी सिद्धांत को अपने भूगोल के हिसाब से ढालकर एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार किया है जो सिर्फ बचाव नहीं बल्कि दबाव बनाने का काम करता है। आज भारतीय सीमाओं पर जो सबसे बड़ा बदलाव दिखाई देता है वह यह है कि अब दुश्मन की हर गतिविधि को एक संभावित खतरे के रूप में नहीं बल्कि एक संभावित अवसर के रूप में देखा जाता है। अवसर उसे रोकने का, अवसर उसे चेतावनी देने का और जरूरत पड़े तो अवसर उसे पूरी तरह निष्क्रिय कर देने का। यही वजह है कि भारत की सैन्य तैनाती अब स्थिर नहीं बल्कि गतिशील हो चुकी है। यहाँ पोस्ट सिर्फ पोस्ट नहीं रही बल्कि लॉन्च पैड बन चुकी हैं, जहां से जवाब कभी भी और किसी भी दिशा में दिया जा सकता है। चीन और पाकिस्तान दोनों ही इस बदलाव को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए अब उनकी रणनीति में सीधे टकराव की जगह ग्रे जोन टैक्टिक्स ज्यादा देखने को मिलती हैं। लेकिन भारत ने इस मोर्चे पर भी तैयारी कर ली है, क्योंकि ग्रे जोन का मुकाबला सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि इंटेलिजेंस, सर्विलांस और तेज निर्णय क्षमता से किया जाता है। और भारत ने पिछले कुछ वर्षों में इन्हीं तीनों स्तंभों को सबसे ज्यादा मजबूत किया है। वेनेजुएला में जिस तरह अमेरिकी सिस्टम्स ने दुश्मन के कमांड स्ट्रक्चर को पहले ही मिनटों में तोड़ दिया, उसी तरह भारत की योजना भी यह है कि अगर कभी हालात बिगड़ें तो दुश्मन को लड़ने का मौका ही न मिले, क्योंकि जब आदेश देने वाला सिस्टम ही ठप पड़ जाए तो मैदान में मौजूद ताकत अपने आप बेकार हो जाती है। यही कारण है कि आज भारतीय सैन्य अभ्यास सिर्फ हथियार चलाने तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि पूरे कमांड और कंट्रोल सिस्टम को तनाव की स्थिति में परखने पर केंद्रित हैं। यह देखा जा रहा है कि कितनी जल्दी सूचना ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जा सकती है, कितनी तेजी से लक्ष्य तय हो सकते हैं और कितनी सटीकता से जवाब दिया जा सकता है। हिमालय क्षेत्र में यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहां हर सेकंड की देरी दुश्मन को बढ़त दे सकती है। लेकिन भारत ने इस चुनौती को अवसर में बदल दिया है, क्योंकि जिन ऊंचाइयों को कभी कमजोरी माना जाता था, आज वही ऊंचाइयां भारत की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी हैं। ऊपर से देखने और नीचे वार करने की क्षमता ने पूरे समीकरण को पलट दिया है। यही वजह है कि अब दुश्मन के लिए यह तय करना मुश्किल हो गया है कि भारत की असली ताकत कहां छिपी है, क्योंकि वह हर जगह और कहीं भी नहीं दिखाई देती। यह वही रणनीति है जिसे सैन्य भाषा में अनिश्चितता का डर कहा जाता है, और यही डर आज भारत के विरोधियों के दिमाग में सबसे गहराई से बैठ चुका है। वेनेजुएला में आसमान से बरसी आग ने यह दिखाया कि भविष्य के युद्धों में मनोवैज्ञानिक दबाव सबसे बड़ा हथियार होगा, और भारत ने इस मनोवैज्ञानिक पहलू को बहुत गंभीरता से लिया है। सीमाओं पर भारत की मौजूदगी अब सिर्फ संख्या में नहीं बल्कि संकेतों में भी दिखाई देती है। हर मूवमेंट, हर अभ्यास और हर तैनाती एक संदेश देती है कि भारत तैयार है लेकिन चुप है, और यही चुप्पी दुश्मन को सबसे ज्यादा बेचैन करती है, क्योंकि शोर करने वाला अक्सर कमजोर होता है और चुप रहने वाला पूरी तैयारी के साथ इंतजार करता है। भारत की यह रणनीतिक चुप्पी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह भारत ने अपने सैन्य ढांचे को आत्मनिर्भरता की ओर मोड़ा है, वह भी इसी सोच का हिस्सा है, क्योंकि युद्ध के समय बाहरी सप्लाई पर निर्भर रहना सबसे बड़ा जोखिम होता है, और भारत अब उस जोखिम को कम से कम करना चाहता है। वेनेजुएला के उदाहरण ने यह भी सिखाया कि जो देश तकनीक और लॉजिस्टिक्स में आत्मनिर्भर होते हैं वही लंबे समय तक दबाव झेल पाते हैं, और भारत ने इस सबक को सिर्फ माना ही नहीं बल्कि उसे जमीन पर उतार भी दिया है। इसलिए आज जब दुनिया भारत को एक उभरती हुई सैन्य शक्ति के रूप में देखती है तो उसके पीछे सिर्फ हथियारों की चमक नहीं बल्कि एक गहरी, शांत और बेहद खतरनाक रणनीति काम कर रही होती है, जो सही समय का इंतजार करती है। और यही इंतजार किसी भी संभावित दुश्मन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। जिस क्षण किसी राष्ट्र की सैन्य शक्ति केवल हथियारों की प्रदर्शनी से आगे बढ़कर उसके विरोधियों की मानसिकता पर असर डालने लगे, उसी क्षण वह शक्ति वास्तविक अर्थों में निर्णायक बन जाती है। और आज भारत ठीक उसी मोड़ पर खड़ा दिखाई देता है, जहां उसकी तैयारी सिर्फ जवाब देने तक सीमित नहीं बल्कि सामने वाले को कदम उठाने से पहले ही रोक देने वाली बन चुकी है, क्योंकि आधुनिक युद्ध अब मैदान में नहीं बल्कि दिमाग में लड़ा जाता है। और जो देश अपने विरोधी के दिमाग में डर, अनिश्चितता और असमंजस पैदा कर देता है, वही बिना लड़े आधी जंग जीत लेता है। वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई का सबसे बड़ा संदेश यही था कि जब तकनीक, योजना और राजनीतिक इच्छा शक्ति एक साथ आती हैं तो समय और दूरी दोनों बेमानी हो जाते हैं, और भारत ने इसी सिद्धांत को अपने सुरक्षा ढांचे का आधार बना लिया है।
आज भारतीय सीमाओं पर जो गतिविधियां दिखाई देती हैं, वे सिर्फ सैन्य अभ्यास नहीं बल्कि एक निरंतर चलने वाला मनोवैज्ञानिक दबाव हैं, जिसमें हर मूवमेंट, हर तैनाती और हर खामोश बदलाव दुश्मन को यह एहसास दिलाता है कि भारत सिर्फ देख ही नहीं रहा बल्कि हर संभावित स्थिति के लिए तैयार बैठा है। यही कारण है कि अब विरोधी देशों की रणनीतियों में स्पष्टता की जगह भ्रम अधिक दिखाई देता है, क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आता कि भारत कब, कहां और किस स्तर पर प्रतिक्रिया देगा। यह अनिश्चितता ही आधुनिक युद्ध की सबसे घातक अवस्था होती है। हिमालयी क्षेत्रों में भारत ने जिस तरह अपने सैन्य ढांचे को पुनर्गठित किया है, उसने यह साबित कर दिया है कि ऊंचाई अब बाधा नहीं बल्कि हथियार है, जहां से न केवल भौतिक बल्कि मनोवैज्ञानिक बढ़त भी हासिल की जाती है। दुश्मन जब यह जानता है कि सामने वाला हर मौसम, हर ऊंचाई और हर परिस्थिति में उतनी ही सहजता से काम कर सकता है जितनी मैदानी इलाकों में, तो उसका आत्मविश्वास अपने आप डगमगा जाता है और यही डगमगाहट आगे चलकर गलत फैसलों का कारण बनती है। भारत की मौजूदा रणनीति का मूल यही है कि दुश्मन को ऐसे हालात में धकेल दिया जाए जहां वह सही निर्णय लेने की स्थिति में ही न रहे। वेनेजुएला के उदाहरण से यह भी स्पष्ट हुआ कि आधुनिक युद्ध में रसद, गति और तालमेल की भूमिका कितनी निर्णायक हो चुकी है, और भारत ने इन तीनों मोर्चों पर जिस तरह निवेश किया है वह उसकी दीर्घकालिक सोच को दर्शाता है। आज भारत की सीमाओं पर सप्लाई लाइनें सिर्फ पीछे से आगे बढ़ने वाली नहीं बल्कि हर दिशा में फैलने वाली बन चुकी हैं, जिससे किसी भी स्थिति में बलों को तेजी से पुनः तैनात किया जा सकता है। यह लचीलापन ही वह तत्व है जो किसी भी सैन्य शक्ति को लंबे समय तक टिकाऊ बनाता है, और भारत ने इस टिकाऊपन को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बना लिया है। दुश्मन के लिए सबसे खतरनाक स्थिति वही होती है जहां सामने वाला न तो जल्दबाजी करता है और न ही दबाव में आता है, बल्कि पूरी ठंडक के साथ हर चाल का जवाब देता है। और भारत की मौजूदा सैन्य मुद्रा बिल्कुल वैसी ही दिखाई देती है, शांत, संयमित, लेकिन पूरी तरह तैयार। यह वही संयम है जो बाहर से कमजोरी जैसा लग सकता है, लेकिन भीतर से वह सबसे मजबूत कवच बन चुका होता है। वेनेजुएला में हुई कार्रवाई ने दुनिया को यह दिखाया कि शक्ति प्रदर्शन का सबसे असरदार तरीका वही होता है जो बिना ज्यादा शोर के किया जाए, और भारत ने इसी कला को अपने व्यवहार में उतार लिया है। आज भारत की ओर से आने वाले संकेत अक्सर अप्रत्यक्ष होते हैं, लेकिन उनका असर सीधा और गहरा होता है। चाहे वह सीमाओं पर बुनियादी ढांचे का तेज विकास हो या फिर लगातार बदलती सैन्य तैनाती, हर कदम यह बताता है कि भारत समय के साथ नहीं बल्कि समय से पहले चलने की कोशिश कर रहा है। यह आगे चलने की मानसिकता ही उसे उन देशों से अलग बनाती है जो अब भी पुराने पैटर्न पर भरोसा करते हैं। चीन और पाकिस्तान दोनों ही इस बदलाव को महसूस कर चुके हैं, इसलिए उनकी प्रतिक्रियाओं में आत्मविश्वास की जगह सतर्कता अधिक दिखाई देती है, क्योंकि वे जानते हैं कि किसी भी गलत अनुमान की कीमत इस बार बहुत भारी हो सकती है। भारत ने यह भी समझ लिया है कि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि कथा से भी लड़ा जाता है। जो कहानी दुनिया सुनती है वही धारणा बनाती है, और भारत की मौजूदा कथा यही है कि वह शांति चाहता है, लेकिन कमजोरी की कीमत पर नहीं। यह संतुलन बनाए रखना आसान नहीं होता, लेकिन भारत ने पिछले कुछ वर्षों में यह दिखा दिया है कि वह इस संतुलन को साध सकता है। वेनेजुएला में जो कुछ हुआ उसने यह सिखाया कि भविष्य के संघर्ष छोटे हों